हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच के अलावा दो और एंटिटीज का प्रमुखता से जिक्र है। एक है अगोरा और दूसरा ब्लैकस्टोन। ये दोनों अहम किरदार हैं, नाम याद रखिएगा, अगोरा एंड ब्लैकस्टोन। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 सेबी प्रमुख बनने के टाइम तक माधवी बुश तब सेबी में होल टाइम मेंबर थी और उनके पास तब एक ऑफशोर सिंगापुरी कंसल्टिंग फर्म में 100% हिस्सेदारी थी। इस कंसल्टिंग फर्म का नाम अगोरा पार्टनर्स है। नाम याद रखिएगा, सिंगापुर बेस्ड कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर्स, जिसका स्वामित्व माधवी बुच जी के पास था जब वो होल टाइम सेबी मेंबर थी, सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मार्च 2022 में सेबी चेयरपर्सन बनने पर उन्होंने अपनी शेयरधारिता अपने पति को ट्रांसफर कर दी। ये अगोरा की बात कर रही हूं मैं। रिपोर्ट आगे बताती है कि अगोरा पार्टनर्स जो है वो 2013 में सिंगापुर में रजिस्टर हुआ था और आज भी सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच जी वर्तमान में अगोरा एडवाइजर नाम की कंपनी में 99% की हिस्सेदार है। उनके पति इस कंपनी के डायरेक्टर है। कंसल्टिंग फर्म में वो 100% स्वामित्व था, उन्होंने अपने पति को ट्रांसफर कर दिया था। एडवाइजरी जो अगोरा एडवाइजरी के नाम से है उसमें 99% की हिस्सेदार है। यहां पर एक आंकड़ा बता रही हूं और यह जानना जरूरी है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अगोरा ने $2,61,000 का रेवेन्यू कमाया था। यह उनकी कमाई थी, जो माधवी बुच जी जो सेबी की प्रमुख है उनके वेतन का करीब 4.5 गुना है। अगोरा की बात हो गई। अगोरा एक कंसल्टिंग फर्म था, वो कंसल्टिंग का बिजनेस करते हैं, उसमें माधवीपुरी बुच जी का स्वामित्व था। पति को ट्रांसफर हुआ, 4.5 गुना उनका रेवेन्यू $2,61,000 सिर्फ 2022 तक था। इस रिपोर्ट में साफ अंकित है कि माधवी बुच का अडानी समूह से संबंधित ऑफशोर फंड में इन्वेस्टमेंट था और सेबी प्रमुख बनने पर उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग अपने पति को ट्रांसफर कर दी। इस रिपोर्ट में लिखा है कि माधवी बुच और धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में आईपीई प्लस फंड 1 के साथ एक खाता खोला था। यह आईपीई प्लस फंड 1 अडानी समूह के एक डायरेक्टर ने आईआईएफएल के माध्यम से खोला था। तो बुच दंपति ने खाता खोला सिंगापुर के एक आईपीई प्लस फंड में, जिसका स्थापना अडानी समूह के एक डायरेक्टर ने आईआईएफएल के माध्यम से की। अब यही रिपोर्ट आगे बताती है कि आईआईएफएल ने अपनी एक घोषणा, और ये सारे दस्तावेजों के साथ है, ये सारे दस्तावेज आपके पास ऑलरेडी हैं, चाहिए होंगे तो हम साझा कर देंगे। अब यही रिपोर्ट आगे बताती है कि आईआईएफएल ने अपनी एक घोषणा में बुच दंपति के इन्वेस्टमेंट सोर्स को सैलरी बताया और कुल संपत्ति करीब $10 मिलियन की आंकी गई। असलियत यह भी है कि इतने गंभीर आक्षेप लगने के बाद हम उच्चतम न्यायालय से, द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द कंट्री से अपील करते हैं कि वो स्वतः संज्ञान लें, इस मामले की जांच करें, क्योंकि ये भारत की फाइनेंशियल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। असलियत यह है कि इस महाघोटाले की जांच सिर्फ और सिर्फ जेपीसी से हो सकती है, जिसका गठन नरेंद्र मोदी करने से डरते हैं। लेकिन कब तक डरिएगा आप और कब तक बचाइएगा अडानी को, क्योंकि महाघोटाला इतना बड़ा है, उसके डंक इतनी दूर दूर तक फैले हुए हैं कि अंततोगत्वा एक ना एक दिन आप लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन तत्काल प्रभाव से
सेबी चीफ को उनके पद से हटाना पड़ेगा, अन्यथा सरकार की विश्वसनीयता, मार्केट की विश्वसनीयता, मार्केट रेगुलेटर की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा कहर छोटे छोटे जो निवेशक हैं वो उन पर बरपेगा जब इसका नेगेटिव प्रभाव हमारे मार्केट पे। बहुत जरूरी सवाल है। सवाल सबसे पहले सेबी चीफ माधवी बुच जी से है। पहला सवाल यह है कि क्या आपने 2015 में ग्लोबल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फंड का हिस्सा बनकर आईपीई प्लस फंड 1 में निवेश किया था, जो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से भी संबंधित है? दूसरा सवाल, जब आप सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी तो क्या आपने आईपीई प्लस में अपने निवेश को, अपनी शेयर होल्डिंग को सेबी के सामने उसका खुलासा किया था, उसका डिस्क्लोजर किया था या नहीं किया था? क्या आप यह बता पाएंगी कि अडानी एंटरप्राइजेस और उनके पूर्व निर्देशक अनिल आहूजा आईपीई प्लस फंड से किस तरह से संबंधित थे? उन्होंने आईआईएफएल के साथ इस फंड की स्थापना कैसे की थी? क्या आप यह बता पाएंगी कि जब आप सेबी की पूर्णकालिक निदेशक थी तो क्या आपने सिंगापुर में एगोरा पार्टनर्स या भारत में एगोरा पार्टनर्स में हिस्सेदारी शेयर आपके थे या नहीं थे? क्या आपने इसका डिस्क्लोजर सेबी को किया था? क्या आपने इस शेयर होल्डिंग के माध्यम से पैसा कमाया है? क्या आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम आई है? किन संस्थाओं ने इस कंसल्टिंग फर्म एगोरा को बिजनेस दिया? क्या आप ये बता सकती हैं? क्योंकि एक वक्त में आपके पास पूरा इसका स्वामित्व था रिपोर्ट के अनुसार। क्या आपने 2022 में एगोरा में अपना स्वामित्व, अपनी शेयर होल्डिंग अपने पति को ट्रांसफर की थी, जैसा कि यह रिपोर्ट कह रही है? वो कौन सी संस्थाएं हैं जो आज भी एगोरा को कंसल्टिंग फर्म, कंसल्टिंग का बिजनेस दे रही हैं? वो भारत की कौन सी कंपनीज हैं? क्योंकि सेबी चीफ रहते हुए यह डिस्क्लोजर करना भी जरूरी है। क्या आपने सेबी को सूचित किया था कि आपके पति ब्लैकस्टोन से अब संबंधित है, जो रीट्स में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है? आपने या सेबी के किसी समूह ने या सेबी की किसी मीटिंग ने ब्लैकस्टोन से अकेले, अडानी ग्रुप से अकेले या किसी ऐसी कंपनीज के साथ मीटिंग की है जिनका ब्लैकस्टोन और अडानी से लेना देना है? सुप्रीम कोर्ट को सेबी ने कहा हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, वी ड्रू अ ब्लैंक। क्या आपने कोर्ट द्वारा स्थापित समिति और इस देश के सर्वोच्च कोर्ट को यह बताया था कि जिन फंडों की जांच आपको सौंपी गई है उनमें से कुछ तथाकथित तौर पर इस रिपोर्ट के मुताबिक वो फंड थे जिनमें आपकी हिस्सेदारी, आपकी शेयर होल्डिंग थी? क्या आपने इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट गठित समिति या खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने किया था? और एक सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा था, अगर आपकी शेयर होल्डिंग थी, और उनका स्टेटमेंट कहता है मेरी शेयर होल्डिंग थी जो मैंने ट्रांसफर कर दी थी, तो आपने अपने आप को इस जांच से क्यों नहीं रिक्यूज किया? सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। आप कैसे उन फंड की जांच करती रही, अगर करती रही, जिनमें आपका कभी निवेश था, आपके पति उसे संलग्न है? यह कैसे हो सकता है? आपने अपने आप को इस जांच से अलग क्यों नहीं किया, अगर नहीं किया? और क्या इतने गंभीर आरोपों से घिरे रहने के बाद आप सेबी के पद पर, सेबी के सर्वोच्च पद पर, इस देश की शेयर मार्केट की रेगुलेटर बनी रह सकती है, या आपको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए? यह सवाल सेबी चीफ से। अब सवाल सरकार से है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण के बगैर ये जो तथाकथित मिलीभगत है अडानी और सेबी की, ये हो सकती थी? इस सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा।
क्या सरकार के सामने ये तथ्य थे कि आपकी सेबी चीफ, जिसको आपने सेबी चीफ अपॉइंट किया है, जिस समूह की वो जांच कर रही है, उस समूह में तथाकथित तौर पर उसके इन्वेस्टमेंट्स थे? क्या यह बिना नरेंद्र मोदी की जानकारी के, बिना उनके संरक्षण के संभव है? क्या नरेंद्र मोदी अपनी मार्केट रेगुलेटर के इतने बड़े घपलाबाजी में संलग्न आरोप पर अब अपनी चुप्पी बरकरार रख सकते हैं या उनको बोलना चाहिए? क्या जो सरकार लगातार अडानी समूह पर लगे आरोपों पर पर्दा डाल रही थी और अब जब पता चल रहा है कि जांचकर्ता भी संभवतः इसमें संलग्न है, क्या वो इस घोटाले की निष्पक्ष जांच कर सकते हैं? सत्ता के गलियारों में पिछले कुछ सालों से, 10 सालों से फुसफुसाहट थी और अब वो हुंकार है। और फुसफुसाहट ये थी कि सरकारी अफसरों, रेगुलेटर्स, संभवतः न्यायपालिका के चयन में, नियुक्ति में गौतम अडानी का बढ़ता हुआ भयंकर वर्चस्व है। तो सवाल यह है कि क्या गौतम अडानी की भूमिका थी माधवी बुच जी को सेबी चीफ अपॉइंट कराने की? आखिर पिछले 10 सालों में अडानी जी इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? सवाल यह है कि शेयर मार्केट के रेगुलेटर ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, तो अब छोटे छोटे इन्वेस्टर की सुरक्षा कौन करेगा? सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद अगर कल और संभवतः ऐसा होगा, मार्केट गिरता है, तो लाखों करोड़ों का जो स्वाहा होगा छोटे इन्वेस्टर का, उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी, गौतम अडानी और सेबी प्रमुख माधवी बुच क्यों नहीं कहे जाएंगे? सवाल यह है कि हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन इतना बड़ा कलंक हमारे मार्केट रेगुलेटर पे, 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का पैसा लगा हुआ है हमारे मार्केट में। हम किस तरह से डोमेस्टिक या फॉरेन इन्वेस्टर को आज ये विश्वास दिला सकते हैं कि हमारे यहां रूल ऑफ लॉ है, जब सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ मार्केट स्वामी, मार्केट को रेगुलेट करने वाले व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आक्षेप है? एक बहुत बड़ा सवाल, यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने समिति गठित करी थी, उस समिति ने जांच करी थी। आज सवाल यह है कि क्या उस समिति के सामने, क्या उच्चतम न्यायालय के सामने, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ द कंट्री, हिंडनबर्ग रिसर्च में जो चौंकाने वाले आक्षेप, जो चौंकाने वाले तथ्य, जो चौंकाने वाले आरोप, जो गंभीर आरोप सामने आए हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आया है, जो शेयरों का स्वामित्व सामने आया है, क्या इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया था या सुप्रीम कोर्ट को भी बाकी देश की तरह अंधेरे में रखा गया? असलियत यह है कि यह हमारे संस्थानों की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है और असलियत Namaskar. Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia. And every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Buch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore
imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Butch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Butch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo moto again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. Thank you. It's a very simple thing. ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी है, किसके हैं? अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे।